साथ मौजूद हैं नवरंग कांग्रेस पार्टी के नेशनल सदर। ये जो एमपी असेंबली चल रहा है, जो इलेक्शन चल रहा है, तो आए देखेंगे कि क्या इनका क्या कहना है करके। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी जो एमपी चुनाव चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तमाम को सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल क्या है? सर, अभी जो इतने दिन से सब कह रहे थे कि एमपी इलेक्शन आ रहे हैं, एमपी इलेक्शन आ रहे हैं करके, अभी आ गए। आने के बाद में फर्स्ट वोट किसको देना? अब फिलहाल तो वोट आप बीजेपी को दे तो बेहतर होगा। सर, बीजेपी को किस लिए देना? देखो, उन्होंने 2014 में काला धन लाने की बात कहे थे। काला धन लेकर आए और हर वोटर को 15 लाख रुपए देने की बात करे थे। वो 15 लाख रुपए दे डाले। और पेट्रोल, गैस, डीजल का दाम जो है जब 370 था उससे कम करने की बात करे थे। पेट्रोल जो है 70 था और गैस जो है 350 था, वो उससे कम करने की बात करे थे। आज जो तुमना पेट्रोल जो है 50 रुपये मिल रहे, डीजल जो है 40 रुपये मिल रहे, गैस जो है 300 रुपये मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? सर, आप कह रहे हैं कि जो सपनों की बात कर रहे हैं, कि आपको मैं हकीकत में पूछ रहा हूँ कि वोट किसको डालना। ये आके देखिए, आप जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल का दाम बोले तो आज 99 यानी कि 100 रुपये का पेट्रोल का रेट है, और गैस की रेट बोल रहे तो 850 रुपये गैस का दाम है, और 15 लाख रुपए की बात है तो हवाओं में बात चल रही है। तो आज तक किसी के पास ना काला धन आया, ना किसी के अकाउंट में 1 रुपया आया, जीरो बैलेंस है। आज तक सब रो रहे हैं। तो यानी कि 10 साल से भी खाली हवा की बात चल रही है। रातों रात कोई मालदार बनाते हैं करें, मगर आज तक किसी को मालदार भी बना नहीं, कोई भी नहीं बना। तो आप बीजेपी के बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, देश को आज़ादी कौन से साल में मिली? 40% में, 1940% में मिली। दस्तूर कब बना? 50 में। तो 50 से 2024 को 74 साल है। आज देश का हर मतदाता अपना वोट किसे डालना है ये जानता है या नहीं जानता? आज तक भी गलतफहमी भी हैं। क्यों करके बोले तो आजकल क्या है, गरीबी बहुत है, तो उनके दिमाग में क्या आता है करके, तो चलो कोई पार्टी आ रही है तो मेरे को सपोर्ट करते हैं करके सोचते हैं, मगर कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसमें हर जगह देखो, ना कांग्रेस, ना मैं आके देखो मीडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ना ये नहीं, मैं भी एक मतदार के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये पार्टी ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना किसी को ये ऐसा है कि किसको वोट देना, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 74 साल के बाद भी अगर मतदाता किसे वोट डालना कर को मालूम नहीं कर लिया, तो सबसे पहले मालूम कराना मेरा फर्ज था। एज ए नेता नहीं कराया तो सबसे पहले मुझे झाड़ पी को मरना चाहिए। मैं खुद झाड़ पी के मरना, ताकि मैं देश की जनता को वोट कैसा डालना करने का ट्रेन नहीं करा। तीसरा, महिला बिल पास हुआ, दूसरे बिल्ला पास हुए। वोट मांगने का अधिकार जो नेताओं को दिया गया है, वो कानून रद्द करना था, नहीं करे तो तुम्हारी कहीं ना कहीं लालच है। दूसरा, जब तुम्हें ये जो जुलूस निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, किस बात का शो कर रहे हैं? तुम किस बात का शो कर रहे हैं? जबकि जिसकी वजह से जनता को तकलीफ हो रही है। कैसा तकलीफ हो रही है? एक दौर था, रहबर आता है तो नेता आता है तो अवाम दौड़ दौड़ कर आती थी। आज तुम्हें क्या कर रहे हैं मालूम? एक आने वाले को रिश्वत दे को बुला रहे हैं और रिश्वत दे के ताला मारने लगा रहे हैं। करके बोले तो देखिए, यहीं पे इसीलिए तो बोल रहे हैं, जो अपने मतदार हैं, मतदार खुद अभी बददिमाग। अरे मतदाता का भी फर्ज है कि मैं वोट किसे डालना, मेरा इख्तियार, मेरा वोट पूछना। तू कौन है झोंक मार कर क्यों नहीं पूछते? अच्छा, आजकल देखो, आप बोल रहे हैं कि अभी मेरे को एक पार्टी, बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, आम आदमी रहो, कौन सी भी पार्टी को मैं एक वोट डाल रहा हूँ। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि ईवीएम मशीन के हिसाब से पूरा हैक हो रहा है कि जिसको भी आप डालो, ऐसा नहीं है। तो मतदार डाल के भी वोट, फायदा क्या है? देखो, तुम्हें रास्ता भटक रहे हैं, मेरे सवालात को भटका रहे हैं। बेंगलुरु नॉर्थ में 24 लाख वोटर हैं। 24 लाख वोटर में मैं भी एक उम्मीदवार था। ये 24 लाख वोटर में 48% वोटिंग हुआ, 52% वोटिंग नहीं हुआ,
52% वोटिंग क्यों नहीं हुआ करके आज तक चुनाव आयोग के अधिकारी सोचे नहीं सोचे तो क्यों नहीं सोचे? जाके मैं उनको पूछे तो सवाल है। अभी उनको पूछने से क्या करते हैं, वो आके सब बिके हुए रहते हैं। और हम लोग अभी मीडिया वाले कुछ दिखाने के लिए गए तो हमारे ऊपर एक केस पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे? आप उन्हें बिके हैं करके उनके ऊपर तहमत लगा रहे हैं आप। अभी वे मशीन तो वैसे ही है, तो किसको बोलते हैं? अब दिखा रहे हैं ना, हर दिन हर जगह पे दिखा रहे हैं। ईवीएम मशीन कहाँ भी देखो, वो गाड़ियों में मिल रही है, बसों में मिल रही है, तो हर जगह भी ईवीएम मशीन मिल रही है। तो इसका मतलब है क्या? तो कहीं क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हैं किसको भी? मेरे सवाल का जवाब तुम्हें दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने ईवीएम मसला नहीं है, तो वही मतदार किसको वोट डाले? बात सुनो जी, बात सुनो, सवाल का सीधा जवाब दो। मेरे सामने ईवीएम मसला नहीं है। ईवीएम को मैं यूं सीधी करता हूँ, 2 मिनट में, क्योंकि मेरे पास वो प्लेयर हैं जो ईवीएम जो यहाँ करता है ना, उसकी माँ की छट्टी का दूध याद दिलाते हैं। हमारे सामने ईवीएम का मसला नहीं है। हमारे सामने मसला वो है 100% वोटिंग वोटर क्यों नहीं कर रहे। अगर वोटर नहीं कर रहे तो चुनाव आयोग उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? रस्म के वास्ते क्यों चुनाव कर रहे हैं? आप आपे बोल रहे हैं रिश्वत खा रहे हैं। जितने भी पैसे पकड़े जा रहे हैं वो पैसे किसके करके आज तक पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ शामिल हो रहे हो। अगर तुम शामिल है तो किसका पैसा कितना पकड़े, उसे कितने किसे सजा दिए बताओ ना। ये चीज़ों पर जोर नहीं दे रहे हम, तो इसके वास्ते हम कहें न कहें हमारे देश के साथ हम खुद गद्दारी कर रहे हैं। देश के साथ ही नहीं, हम अपने साथ भी, खुद के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर दिंगालेश्वर स्वामी जो हैं अपना संन्यासपन छोड़कर, अपना मठ छोड़कर रोड को आना पड़ रहा है। जब वो रोड को आ रहे हैं तो लोग उनको कह रहे हैं कि सन्यासी बनकर तू सन्यास करना छोड़ को रोड को आकर आशीर्वाद करने के बजाय वो हाथ जोड़ को वोट क्यों मांग रहा है कर सवाल कर रहे हैं। तो सन्यासी वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोटर खुद जाके सन्यासी को, आओ सन्यासी जी तुम नेता के काबिल हो, तुम्हारे पास ज्ञान भंडार है, ईमानदारी है, तुम सबका भला सोचने वाले हो, किसी और के जगह तुम नेता बनो। ये बोलना अवाम का काम है, तुम्हारे मीडिया वाला का काम है, जो पार्टी के जो सदर हैं उनका काम है। जाके बोलो जी, ये आईसीसी के सदर को जाके बोलो बी फार्म ले जाको उनके मठ में रखोगा ना। धारवाड़ का जो बी फार्म है वो फार्म जो है ये आईसीसी वाला को लेकर उनके मठ में रखोगा ना। अगर उन्होंने रखे तो मैं नौरंग कांग्रेस पार्टी का बी फार्म उनके पास दूंगा, वो भी नहीं मानेंगे तो पक्षेतर ठहरा करूंगा उन्हें। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी को आके आप बी फार्म दो करके बोल रहे हैं। अभी देखो स्वामी जी आवाज़ उठा रहे हैं, ये ऐसा क्या हो रहा है करके बोल के। अभी परसों की बात बोल रहा हूँ, मौलाना के एक मैसूर में अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की है तो उनका मर्डर हो गया। तो इसके अभी मर्डर के पीछे केस में किसका हाथ है, क्या है? अभी आदमी कोई बेखुसर 6 आदमी मिल गए करके बोल रहे हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ है वो नहीं मिला। तो अब क्या मर्डर होने के लिए बात करना क्या? इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, कैसा बोल सकते हैं आप? अब किसका हाथ है अगर मैं कैसा बोलूँ? अब फिर वो अभी वो मठ वाले रहने दो, वो इमाम रहने दो, मुल्ला रहने दो, सब आके इलेक्शन के लिए, कुछ भी चुनाव के लिए बारे में बोलना करेंगे तो उनके लिए मर्डर के लिए होते हैं, हादिसा होते हैं, तो इसलिए क्या करना है? देखो साहब, मर्डर हो रहे तो कब हो रहा है मर्डर? जो लोकल एसीपी जो है ना उसकी ढील है। देखो एक वक्त था मेरे ताया बुरहानुद्दीन मैनुद्दीन मुल्ला एसपी थे। रात में भिखारी के बेस में गली गली का दौरा करते थे। जिनके फर्जों में कुतुबुद्दीन बुरहानुद्दीन मुल्ला और रिटायर्ड एसपी हैं, आज भी जिंदा हैं, जिनकी उम्र कोरमंगला में कब्बन पार्क में एसीपी थे और वो एसपी होकर रिटायर्ड हुए, कोरमंगला में रहते हैं, उनकी उम्र 83 है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि घर का दरवाज़ा खुला रहे और चोर चोरी करने की हिम्मत ना हो। इस तरह का काम पुलिस को करना है, लेकिन पुलिस की गलती नहीं है। सवाल यहाँ क्या है तो
हुकूमत को पुलिस को ट्रांसफर करने का अधिकार है। ये वो हमारा छोरा छोड़ दो के बाद में अधिकारी उनकी बात माना तो ठीक है, नहीं तो उसका ट्रांसफर करते हैं, नहीं से उसके ऊपर तोहमत देते हैं, इल्जाम लगाते, उसे सस्पेंड कराते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर जाना है तो सबकी ताकत क्या आएगा, तो तुम्हारा होट है। आज देखो बहुत सारे लोग, मुझे तौकीर रजा साहब, बरेली के तौकीर रजा साहब जेल भरो आंदोलन करने के लिए बुलाए। मैं उनको साफ सीधा मना करा, ये जेल भरो आंदोलन करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है हमारा वोट सही आदमी को देने का। हमें सही आदमी को वोट देकर जिताएंगे तो हमारा सही आदमी आए तो ये नौबत नहीं आती। अगर गलत आदमी आए तो जब जाके हम जेल भरेंगे, लेकिन अब जेल भरने का वक्त नहीं है। तुम पहले चुनाव में वोटिंग को हिस्सा लो। हर मस्जिद के 40 कदम इधर 40 कदम उधर वोटर्स की बेदारी करो। हर मंदिर के 40 कदम इधर 40 कदम उधर बेदारी करो। और स्वामी जो लिंगालेश्वर स्वामी जो आए हैं, ऐसे और भी स्वामी जी, इमाम साहब, मौलाना, तुम सब दानिशमंद हो, आलिम हो। तुम्हारे जैसे लोग आकर हुकूमत चलाए तो हमें सुकून मिलेगा। जब इमाम आप हो तो हम आपके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ते हैं, तो रहबर भी आप बनो, हम आपके पीछे रहेंगे। मैं तमाम इमामों को दावत देता हूँ, आओ सियासत में। सर, अब फिर आपका मुद्दा वही है कि मतदार किसको मत दें। तुम्हें अगर किसे मत दो, अगर मजे पूछेंगे तो तुम्हें बीजेपी को वोट दो, वोट देके। सर, बीजेपी को क्यों देना? क्यों बीजेपी को आपका कनेक्शन है क्या? हाँ, मेरा बीजेपी से बिल्कुल बहुत, मोदी मेरे खास दोस्त हैं। उनके क्योंकि तुम्हारे सिद्धरामैया साहब बोले वीक पीएम। अरे सिद्धरामैया जी, मोदी जी को आप जानते नहीं। क्यों नहीं जानते का, तो अगर नरेंद्र मोदी जी वीक होते तो आरएसएस को कब्जा नहीं जमाते। अगर पीएम वीक होते तो गुजरात के सीएम नहीं बनते थे। गुजरात के सीएम हैं अटल बिहारी, उनके वाजपेयी उनको वार्निंग दे रहे हैं, नरेंद्र भाई आप धर्म मार्ग अपनाना। तो मोदी जी बोलते हैं मैं बिल्कुल धर्म मार्ग अपनाऊंगा और तुम्हें पीएम से निकालूंगा। ये पावर नरेंद्र मोदी पीएम का है। वीक कैसा होता है? इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम से निकाल दिए, फिर पीएम बनने का मौका आया तो आडवाणी दावेदार बने। आडवाणी को मूले बाजू बटाए, मुरली मनोहर जोशी को मूले में बटाए, उमा भारती को गंगा में भेज डाले, यशवंत सिन्हा के मुंह पे ताला लगाए, शिवराज सिंह चौहान को सीएम से निकाल दिए, वसुंधरा को सीएम से निकाल दिए, छत्तीसगढ़ के सीएम को निकाल दिए, यहाँ तक के येडियुरप्पा जी को सीएम से निकाले। सब कुछ निकाल के ऐसी हालत बनाई कि उनके बेटे का नाम डिक्लेयर करने का पावर उनको नहीं रहा। ये पावर नरेंद्र मोदी जी का है। आज ये नरेंद्र मोदी जी जो है देश के तमाम पंडितों से महान पंडित हैं, क्योंकि तमाम पंडितों को बाजू बिठाकर खुद रामलला को इन्होंने स्थापना की। ऐसे पीएम को वीक पीएम कर सिद्धरामैया जो बोल रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये बताइए, आप इतना बोल रहे हैं करके बोले तो इस दफे कर्नाटक के अंदर कितने एमपी सीट आएंगे? किसके? बीजेपी के 13 आएंगे। बस 13 ही आते हैं। क्यों 28 में 13 बाकी के? क्योंकि देखो मैं इसके साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारे बीदर को कोबा जी के खिलाफ उनके बीजेपी वाले हैं, तो वहाँ हमारे खंडरे के बेटे सागर को टिकट दी तो वहाँ खंडरे के बेटे सागर जीत जाता है। इधर हमारे गुलबर्गा का जाओ, तुम्हारे इसी दिन टिकट मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को दी, वो जीत जाता है। जादव साहब वहाँ के लोगों का एतमाद खो दिए, वहाँ गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद आते हैं। इधर रायचूर में आओ, हमारे एजुकेशन कमिश्नर थे उन्होंने कुमार नायक, वो IAS ऑफिसर हैं, सुलझे हैं, तो जो जनता उनको वोट देती है वो रायचूर से चुन कराते हैं। और बल्लारी का जो है मैं बोल नहीं सकता, कोप्पड़ का बोल नहीं सकता। अब बागलकोट का हो, शिवानंद पाटिल जी की बेटी को टिकट मिला है, तो शिवानंद पाटिल एक ऐसे माहिर हैं, वो BS पाटिल मनवुली के घराने को हराते आए हैं। और इसके पहले हमारे यहाँ 2 टाइगर हैं, वो 2 क्या 3 टाइगर हैं। एक सबसे अच्छा बड़ा टाइगर कौन? बसनगौड़ा पाटिल, अपना
वो बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो है, हमारे BS पाटिल यत्नाल को सोलिल सरदार था। उन्होंने 8 बार MLA जीत का थी। एक हमारे BS पाटिल यत्नाल है, ये मनगुड़ी, और दूसरे वीरप्पा मोइली कारकल से, सौरभ से बंगारप्पा, ये 3 लोग जो हैं सोलिल सरदार थे। ऐसे आदमी को बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल हरा दिए, तो वो एक टाइगर है। MB पाटिल, BM पाटिल के फर्जंद है, वो पूरे उनके कॉलेज वगैरह है, वो एक टाइगर है। शिवानंद पाटिल जो है लगातार बसवन भागेड़ी से, तिकोटा से, वो देखो MB पाटिल को भी शिवानंद पाटिल हरा दिए, तो वो भी एक टाइगर है। उनकी बेटी को जो है बागलकोट को टिकट दिए, तो किसी हालत में हारेंगे नहीं, वो जीत जाएंगे। तो बागलकोट हुआ। अब बीजापुर में राजू आलगुड़ जो है, एक दौर था वो डिस्ट्रिक्ट का दलितों का सदर था, मेरे साथ काम करता था, तो मेरा खास दोस्त है वो मुझे देसाई बोलता है, मैं उनको राजू बोलता था। हम मैं राजू आलगुरे वाजंत्री, ये तीनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में के लोगों को इंसाफ दिलाते थे, तो वो वहाँ जीत जाएगा। जिगजिन जी के खिलाफ वहाँ के लोग, लोकल लोग खिलाफ हैं। इधर चिक्कोड़ी का हमारे इसके सतीश जारकिहोली की बेटी को टिकट दिए हैं, तो वहाँ का पूरा माहौल जो है एक तरफा हो रहा है, क्योंकि सतीश जारकिहोली के रिश्तेदार जो हैं लखन जारकिहोली हैं, बालचंद्र जारकिहोली हैं, रमेश जारकिहोली हैं, तो वहाँ जो है माहौल पूरा इनका होगा। अब इधर बाजू का बेलगाम को लक्ष्मी हेब्बाळकर के बेटे को टिकट दें, मृत्युंजय स्वामी से लेकर पूरे पंचम शैला उनके साथ खड़ती, तो ऐसा को वहाँ बेलगाम जीत रहे हैं। अब कारवार नहीं बोल सकता मैं, कारवार नहीं बोल सकता। इधर धारवाड़ में आओ, धारवाड़ में आओ तो दिंगालेश्वर स्वामी जी किसी हालत में जोशी जी को हराने की कसम खाए, वो अपनी जीत को छोड़ेंगे नहीं, वो वहाँ भी वो जीत जाएंगे। इधर हावेरी में आओ, हावेरी में क्या है, हमारे ईश्वरप्पा के बेटे को कांतेश को टिकट देना था, नहीं दिए, तो कांतेश तो बहुत नहीं उभरे, लेकिन ईश्वरप्पा जो है भूखे शेर की तरह हावेरी और शिवमोगा हराने के इसमें वो किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, वो 2 तरफ भी हरा देंगे, शिवमोगा और हावेरी। अब इधर उड़पी चिकमंगलूर में आओ, तो उड़पी चिकमंगलूर में क्या है, शोभा करंदलाजे को हटाओ तहरीक करे थे। अब शोभा करंदलाजे को दिल में क्या है, वहाँ किसी हालत में वो कोटा श्रीनिवास को जीतने नहीं देना करने को उनकी एक छवि है, तो उनके लोग जो है अंदरूनी तौर पर हमारे वो प्रकाश झगड़े को वोटिंग करेंगे, तो वहाँ जीत जाएंगे। अब मंगलूर का मामला नहीं बोल सकता कि दोनों भी तगड़े पहलवान हैं, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो इधर आ जाओ, फिर कहाँ आ जाओ, हासन में आ जाओ। हासन में क्या है, प्रज्वल गौड़ा को खुद उनके वहाँ लोग जो है, तो प्रीतम गौड़ा वगैरह उनके खिलाफ हैं, तो वो अगर खिलाफ करेंगे तो सिराज जीत जाएंगे, पुटस्वामी गौड़ा के पोतरे जीत जाएंगे। अब फिर इधर आ जाओ, शिवमोगा के बाद का ये हासन के बाद चिकमंगलूर, हासन के बाद मैसूर का आ जाओ। मैसूर में मैं जहाँ तक मज़े लग रहा है, वो महाराज जीत जाते हैं। महाराज क्यों जीत जाते हैं, तो उनकी सादगी देख रहा हूँ। वो सादगी में क्या करें, कहीं भी अपने आप को महाराज नहीं बता रहे हो, मैं भी एक सीधा साधा आदमी, मैं तुम्हारे साथ होकर को वहाँ उन सादगी बता रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है तो GT देवेगौड़ा उनके साथ हैं, GT देवेगौड़ा, सारा महेश, ये तमाम उनके साथ रहने की वजह से साथ साथ एक चैलेंज किसे देगा, तो प्रताप सिंह क्या करे, जैसे इनको टिकट नहीं मिली, महाराजा के खिलाफ कुछ न कुछ बोले हो। जब कुछ न कुछ बोले तो वो हाई कमांड क्या है, उनको टारगेट दिए, अगर तुम उनको हराए तो तुम्हारी खैर नहीं, तो वो किसी हालत में जीताएंगे। इस तरह से मैसूर जो है महाराज जीतने के इम्कान हैं। तो उसके बाद इधर आ जाओ, चामराजनगर बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ का अभी टक्कर बराबर में चल रहा है। उसके बाद मंडिया में आ जाओ, मंडिया में जो है कहाँ निर्भर होता है, अब सुमलता क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। उसके बाद बेंगलुरु ग्रामांतर में वो भी बराबर की टक्कर चल रही है। उसके बाद साउथ में आ जाओ, साउथ में जो है सौम्या जीत जाएगी। सौम्या क्यों जीतेगी तो रामलिंगा रेड्डी एक ऐसा शेर है, वो गरजता नहीं, बराबर शिकार करता है।
तो कैसा का तो कितने बार भी उनको एमपी की टिकट लगा तो बाजू से रहो नहीं ले वो, लेकिन एक बार भी एमएलए नहीं हारे, उनकी बेटी भी नहीं हारी। परसों क्या है वो टग्गप में हुआ क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन रामलिंगा रेड्डी जो सभी भी चाहते हैं फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूले के में क्या है लोग उनको जीताते हैं, क्योंकि उनकी खूबी क्या है तो हर महीना ऑफिसरों की मीटिंग लेते हैं, लेकर अवाम के जो भी मसाइल हैं ऑन द स्पॉट हल करते हैं, जिसकी वजह से जनता वहाँ की बहुत चाहती है। तो वो जो हर बार उनको ये आता है वो जीत जाएंगे। अब इधर सेंट्रल में मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते सेंट्रल के हिसाब से? तगड़ा दोनों तरफ बराबर का है। पीसी मोहन जो है ऑलरेडी तमाम अपने नेताओं को अपने कब्जे में कर लिया। इधर है मंसूर अली खान जो है के रहमान खान के फर्जंद हैं। के रहमान खान को मैं यहाँ तक समझता हूँ 1983, 84, 85 में उस वक्त 2 टाइगर थे, एक अजीत शेख, एक रहमान खान और तीसरा टाइगर सीएम इब्राहिम। इनकी स्पीच सुनने लोग जो है अपने तमाम काम छोड़कर आते थे और स्पीच में दम था। रहमान खान की इंग्लिश स्पीच है वो कोलार के लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते थे। जब मैं कोलार में था तो वहाँ जो है नलपाड़ को टिकट नहीं मिला, सलमा ताज को टिकट नहीं मिला और बहुत सारे दूसरों को भी नहीं मिला टिकट। तो वो लोग सीधा काम करते हैं या फिर गड़बड़ करते हैं, वो उनका मामला है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। और रही बात एक छोटी बात, मैं आ गया मैं नॉर्थ का हो रहा हूँ। नॉर्थ में जो है वो राजू गौड़ा जीत जाएगा। हाँ, क्योंकि शोभा करंदलाजे जीत सकते थे, लेकिन यहाँ इनको 2 माइनस पॉइंट क्या हो रहेंगे। तो एक सदानंद गौड़ा जी को टिकट नहीं देने का 1 माइनस पॉइंट हो रहा है, दूसरा जो है वो हंगामे में हिस्सा नहीं लेना था वहाँ एक मार पड़ा उनको, तो उसके वजह से राजू गौड़ा जीत रहे हैं। उसके बाद इधर चिकबल्लापुर में रक्षा रामैया जीत रहे हैं। वहाँ वजह है कि विश्वनाथ जो है इनके खिलाफ है, सुधाकर के खिलाफ। वो ना हो को हमारे प्रदीप ईश्वर जो है ऐसी तगड़ी बात करते हैं कि कहीं भी छोड़ते नहीं हो। तो इस तरह ये हो रहा है। अब कोलार में जो है जेडीएस जीत रहा है। कोलार में हाँ, यानी कि ये नहीं उसके बाद रही बात तुमकुर की। तुमकुर तो मैं बोल नहीं सकता, दोनों भी तगड़े पहलवान हैं, दोनों तगड़े हैं। तो वो हिसाब से गए तो आपका कहने का मतलब है तो कांग्रेस पार्टी भी थोड़े सीट लेते हैं? नहीं, दावणगेरे कांग्रेस जीत रही, चित्रदुर्गा बोलने नहीं हो रहा। तो तुमकुर का जो सोमन्ना की बात चल रही है तो एमपी वो हिसाब से दोनों भी तगड़े हैं, कह नहीं सकते। तो अच्छा, फिर लास्ट में फिर आपसे वही सवाल कि मतदार किसको मत दे? देखो, मतदाता अगर दानिशमंद है तो अपने चाहने खुद मालूम है उसे। मतदाता को देखो, हर मतदाता का फर्ज क्या बनता है तो मैं मतदाता को ऐसे वोट दोकर बोले तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं। आप देखो साहब, आप मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं तुम्हारा वोट किसे देना। अब मैं उनको बोलने वाला, मैं कौन झोंक मारा? तो उनका वोट किसे देना उन्हें खुद समझना। वापस हम लोग यहीं पे हैं। देखिए, मतदार यहाँ पे हज़रत पीर करीम देसाई का जो नौरंग कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि मतदार ये घुमा फिरा की एक ही बात पे अटक के हैं, कह रहे हैं कि मतदार बहुत होशियार हैं, अपना मत, अपना जो कीमती वोट है किसको दे वो खुद जानते हैं। तो अपना वोट बिकाऊ मत बनिए कि जो है पार्टी आप देख के सोच समझ के, या किसी भी बीजेपी रहो, कांग्रेस हो, जेडीएस रहो या कौन सी भी पार्टी रहो, तो आप सोच समझ के अपना जो वोट है वही कीमती वोट है। क्योंकि आज बेंगलुरु के अंदर देख रहा हूँ कि कहीं भी देखो पानी की तकलीफ है, कहीं भी बहुत मुश्किलात चल रहे हैं, पानी की तकलीफ रहो, अभी समझो गैस की तकलीफ हो, हर देश के अंदर सब गैस है, पेट्रोल है, सब हर चीज़ का दाम बढ़ा है। ऐसे हिसाब से सोच समझकर आप अपना वोट दीजिए। बस इतनी बात को ख़त्म करता हूँ। आक्रमण नेशनल टीवी के व्यूअर्स को धन्यवाद।